अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सर शुएब अहमद। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एमडी कैट फिज़िक्स के हवाले से। मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको फ़िज़िक्स में अक्सर प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर कुछ कैलकुलेशन बेस्ड और कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन या कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं और मोस्टली फ़िज़िक्स का स्कोर उनका थोड़ा सा बेहतर नहीं होता। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। इस वीडियो के अंदर जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन रखा है फिज़िक्स का कि भाई एमडी कैट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या हमें एमडी कैट की तैयारी करनी चाहिए। तो याद रखें, एमडी कैट एक अलग ही मतलब एक कोर्स है, एक अलग ही आपका एक टेस्ट है जिसका आपका हो सकता है थ्योरी से इतना ज़्यादा लिंक ना हो। बिल्कुल लिंक होगा थ्योरी से, लेकिन थ्योरी में जिस वे में आपने पढ़ा है वो आपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। आपने ज़्यादातर उसको मतलब एज अ शॉर्ट ट्रिक्स के तौर पे, जैसे मोस्टली याद रखिएगा फिजिक्स के अंदर कुछ जो एमसीक्यूज आते हैं वो कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड भी होते हैं और थ्योरी बेस्ड भी होते हैं। थ्योरी बेस्ड आपको ज़्यादा मिलेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड कम मिलेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरी बेस्ड भी आते हैं। और सारे के सारे जो होते हैं वो आपके उस जिस तरह आपने एग्जाम दिया है, चाहे किसी भी बोर्ड से आपने दिया हो, वो उस पैटर्न के नहीं होते। वो थोड़ा सा उसी टॉपिक को थोड़ा सा घुमा के और थोड़ा सा ट्रिकी बना के आपके सामने रखते हैं। तो इसका मतलब है आपने फिजिक्स एमडी कैट की तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे आप खुद से करें, चाहे आप मतलब किसी की हेल्प लेके करें, लेकिन आपने करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपसे थ्योरी में क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे। मतलब जो आप थ्योरी पढ़ के आ रहे हैं, जो एग्जाम सेकेंड ईयर का आप देकर आ रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चन आपके अब एमडी कैट में नहीं आते, उससे काफ़ी डिफरेंट आते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं इस वीडियो के अंदर कि फिजिक्स में क्वेश्चन आते किस तरह हैं और हम उनको कम टाइम के अंदर, मतलब कम से कम टाइम के अंदर किस तरह से कर सकते हैं। और आपको पता है टाइम लिमिट भी होती है, आपने एक एमसीक्यूज को कम से कम टाइम देना है। आपका बायो का जो सेक्शन है वो बड़ा होगा, फिजिक्स का सेक्शन थोड़ा छोटा होगा एज कम्पेयर टू दी बायो। तो इसका मतलब आपने बायो में भी अच्छा खासा टाइम देना है, फिजिक्स में भी टाइम देना है। तो जितना आप कम टाइम में चीज़ों को सॉल्व करेंगे उतनी आप लोगों के लिए आसानी होगी। चलिए अपने लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। एमडी कैट के हवाले से मैंने ये सोचा कि ये जो एमडी कैट है, जो स्टूडेंट काफ़ी माशाल्लाह से हमारे बड़े कंसर्न होते हैं और बड़ी अच्छी तैयारी भी करते हैं। तो एमडी कैट के लिए मैंने कहा कि जो एम इसमें एमडी कैट में है, इसका मतलब है मेमोरी। मतलब आपने अपनी मेमोरी को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ आपने पढ़ी, थ्योरी में पढ़ी, वो आपको याद होना बड़ा ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई कांस्टेंट वैल्यू तक आपसे पूछ ली जाती है। कैसे वो कह सकते हैं भाई बताओ कूलम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, या हम कह दें भाई कि भाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या होती है। आपकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होना जरूरी है। तो इस एमडी कैट में मैंने अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा इसको मतलब इसको फुल फॉर्म में लिखा है मैंने अपने हिसाब से कि एम का मतलब मेमोरी, आपका मेमोरी स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। दूसरा डिटेक्टिव। ये डिटेक्टिव डी को मैंने क्यों कहा, मतलब कहने का ये है आप एमसीक्यूज पढ़ेंगे और एज अ डिटेक्टिव, मतलब एज अ डिटेक्टिव होते हुए, मतलब आपने बिल्कुल ही इस तरह से उस एमसीक्यूज को इस तरह से देखना है कि उसका आंसर कहाँ मौजूद है। मतलब अगर आप उस एमसीक्यूज के सेंटेंस को पढ़ेंगे, अगर आप उसको केयरफुली आप पढ़ेंगे तो जो चीज़ छुपी हुई है, मतलब ये कहते हैं ना जो चीज़ छुपी हुई है, जो आंसर छुपा हुआ है वो आपके जहन में आ जाएगा। अगर आपने उसको डिटेक्टिव की नज़र से देखा, मतलब इस तरह से क्रिटिकली वे में आपने उसको देखा, तो इंशाल्लाह आपको आंसर उसी एमसीक्यूज में मिल जाएगा। क्रिएटिविटी आपको आनी चाहिए। मतलब क्रिएटिविटी का मतलब आपका माइंड पहले से क्रिएटिव हो। मैं आपको बताऊं एमडी कैट में वही स्टूडेंट आगे कामयाब होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं। क्रिएटिव का मतलब है वो किसी भी टॉपिक को जब पढ़ते हैं ना, तो वो सिर्फ उसको सिर्फ रट्टा नहीं लगाते, मतलब उसको सिर्फ लर्न, मतलब उसको सिर्फ याद नहीं करते, बल्कि उसके अंदर क्रिएटिविटी क्रिएट करते हैं। मतलब कुछ नई चीज़ें, मतलब ये ऐसे नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा, या ऐसे नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा। तो उनके अंदर क्रिएटिविटी का होना बहुत ज़रूरी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड कैसा है? एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि आप जल्द अज जल्द आंसर कैसे दे रहे हैं। मतलब आपका आप मतलब आपने जो पढ़ा है वो आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। लास्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगी है वो है टाइम।
अगर किसी के पास मेमोरी भी अच्छी है, डिटेक्टिव भी अच्छा है, क्रिएटिविटी भी अच्छी है, उसका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, लेकिन वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए, तो उसका पूरा पेपर नहीं हो पाएगा। तो इसका फिर लास्ट में आपके पास टाइम मैनेज करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी होगा। तो ये जस्ट मैंने ऐसे ही अपने तौर पे एमडी कैट को ज़रा मैंने फुल फॉर्म में लिखा। मैंने अपने तौर पे मेमोरी, डिटेक्टिव, क्रिएटिविटी, एप्टीट्यूड एंड टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मैंने यहाँ से कुछ पास पेपर जो आपके ज़्यादातर आए हुए हैं उनमें से कुछ एक आध एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे रखा है। जैसे कि ये एमसीक्यूज मुझे पास पेपर में ही मिला था आपके ना। a car start from rest and move with a constant acceleration during the 7 second of its motion it cover a distance of 39 meter. What is the acceleration of car? ये आपको ऐसा न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलेगा। ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए हुए थे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे ये बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप ये देखते हैं ये पूरा एक न्यूमेरिकल है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने शायद ये बुक में भी पढ़ा होगा, बहुत सारी जो बोर्ड की बुक्स हैं उसमें ये न्यूमेरिकल एज इट इज है फिजिक्स में, और मोशन वाले चैप्टर में मौजूद है, फोर्स एंड मोशन या मोशन कह लें, उसमें ये क्वेश्चन एज इट इज मौजूद है। और बुक के एज इट इज क्वेश्चन भी आपके मतलब जो टेस्ट में वो आते हैं। अगर देखा जाए इसको, अगर मैं बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से देखूं जो आप थ्योरी पढ़ के आए हैं उसमें हम इसको सॉल्व करने बैठते हैं, डाटा बनाते हैं, फिर फार्मूला यूज करते हैं, तो मेरे ख्याल में पूरे एक पेज पे ये सॉल्व होता है, एक या दो या 1.5 पेज पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपके 4 से 5 मिनट जो है वो ये ले लेता है। लेकिन आप खुद सोचें बच्चों, अगर वो वाला मेथड हम यूज करें जो हमने थ्योरी में यूज किया और उसको सॉल्व करके हम आंसर दें, तो हमारे 4 से 5 मिनट लग जाएंगे और हमें विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है या इस ट्रिकी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इसका मतलब है एमटी कैट में आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई जाएंगी जिसके जरिए आप इजीली आप विद इन अ सेकेंड या 30 सेकेंड के अंदर आप आंसर लेकर आएंगे। इसका जो राइट आंसर है पता है आपको क्या है? राइट आंसर है इसका 6। अब ये आया कैसे? और मैंने भी कहा था अभी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी कि जिसके जरिए हम इस न्यूमेरिकल को या इस वर्ड प्रॉब्लम्स को या इस क्रिटिक या ये जो लॉजिकल क्वेश्चन है इसको हम 30 सेकंड के अंदर या विद इन अ मिनट हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद होनी चाहिए। इस न्यूमेरिकल के लिए शॉर्ट ट्रिक्स का फार्मूला हमारे सामने मौजूद है, SN इक्वल टू VI प्लस A/2 2n-1। इसमें SN क्या है भाई? SN हमारे पास कहलाता है डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, मतलब जो पर्टिकुलर सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस दिया हुआ है उसे हम SN कहेंगे। VI आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी है, N है गिवन n टाइम, n सेकंड जो गिवन n सेकंड दिया हुआ है वो है, और A आपको पता है एक्सेलरेशन है। ये शॉर्ट फार्मूला हम यूज करेंगे। ये फार्मूला शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हमने बनाया है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इस फार्मूले को यूज करते हुए, ये फार्मूला हो सकता है आपने थ्योरी वगैरह में नहीं पढ़ा होगा क्योंकि वहां पे आपको पूरा पूरा सॉल्व करना होता है। ये फार्मूला शॉर्ट ट्रिक के लिए स्पेशली एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया। चलें अगर इस फार्मूले को यूज करें तो देखें ये वही न्यूमेरिकल है जो आपके सामने है। आ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब रेस्ट से स्टार्ट होगी तो पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द 7 सेकंड। इसका मतलब है आपको जो गिवन सेकंड का डिस्टेंस दे दिया वो कितना दे दिया? इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 39 मीटर, और जो गिवन सेकंड है वो कितना दे दिया? 7। हमें एक्सेलरेशन निकालना, तो हम इस फार्मूले को यूज करते हैं। अब मुझे जल्दी से बताएं, अगर यहाँ पे वैल्यू मुझे पुट करवाएं आप, बताएं एस एन किसके बराबर दिया हुआ है? अगर एस एन में यहाँ पे लिखूं तो एस एन हमारे पास बराबर दिया हुआ है कितना है? 39। वी आई अगर देखें तो कितनी है? 0। टाइम जरा नोट कीजिएगा हम कितनी देर में इसको सॉल्व करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय एन कितना दिया हुआ है? 7। थोड़ी सी मैथ्स आपने करनी पड़ेगी। 2 7 से देखिए 14 होगा, 14 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 13। तो इसका मतलब 39 इज इक्वल टू A/2 और इधर आ जाएगा 13। 13 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 2 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, तो A की वैल्यू आ गई 39 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 13। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 20 तक के टेबल याद कर लें, बड़ी आसानी रहेगी। जैसे 13 है, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। और 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6। तो देखें इसका आंसर आ गया भाई 6। अब आप खुद अंदाजा लगाएं इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने में, अगर आपको ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक याद होगी तो मेरे ख्याल में आपको 30 सेकंड से 40 सेकंड लगेंगे इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने में। लेकिन अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक ही याद नहीं होगी
तो याद रखें आप उसी मेथड से करते रह जाएंगे जो आप थ्योरी में पढ़ के आए, और आप एक एमसीक्यूज के टाइम में आप 4 एमसीक्यूज का टाइम ले लेंगे। इसका मतलब है कि आपने सिर्फ 4 एमसीक्यू सॉल्व, मतलब 4 एमसीक्यूज का टाइम आपने एक एमसीक्यूज में लगा दिया। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स का याद होना जरूरी है। तो वो मैं यही, मतलब आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि एमडी कैट की तैयारी करना आपके लिए जरूरी है। चलिए एक छोटा सा और लेते हैं हम, एक छोटा सा एक और एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बाय 20%, द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी, कितनी हो जाएगी? 40%, 400%, 360% एंड 36%। दोबारा कह रहा हूं, अगर वेलोसिटी को हम डिक्रीज करें 20%, तो बताएं काइनेटिक एनर्जी कितनी डिक्रीज होगी। तो इसके लिए याद रखिएगा, हमारे पास हम जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी याद रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है वी स्क्वायर की। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, 20%, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400, और 400% करके इस बी पे आंसर लगा देते हैं। तो याद रखिएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है पता है आपको क्या है? इसका जो राइट आंसर हमारे पास है, राइट आंसर हमारे पास है इसका 36%। अब ये कैसे आया, जरा इसकी भी ट्रिक समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल जरा सुनिएगा, अगर आपके पास 100 रुपीज है, सपोज 100 रुपीज है, अगर उसमें मैं कहूँ 20% अमाउंट्स में डिक्रीज कर दें, तो बताएं कितना बचेगा? दोबारा कह रहा हूँ, आपके पास 100 रुपीज है और मैं कह रहा हूँ 100 रुपीज में से 20% जो है वो डिक्रीज कर दें, तो आपके पास कितने बचेंगे? तो पता है 100 का 20% कितना होता है? 20 रुपीज। अब 100 में से 20 रुपीज माइनस कर दें, तो आपके पास पता है कितने बचेंगे? 80 रुपीज बचेंगे। बात समझे आप? बिल्कुल इसी तरह आपने करना क्या है, जरा गौर से सुनिएगा इधर। आपने करना क्या है कि वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी से रिलेशन है डायरेक्ट और स्क्वायर। हम वेलोसिटी को 100% ले लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में याद रखिएगा परसेंटेज में कैलकुलेशन नहीं होती। हम इस वेलोसिटी को 100% को ले लेते हैं 1। अगर मैं कहूं भाई काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी से रिलेशन है स्क्वायर। अगर मैं कहूं वेलोसिटी 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, तो काइनेटिक एनर्जी भी 1। मैं कहूं वेलोसिटी 2 है, तो पता है 2 का क्या कर दोगे? स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4 टाइम्स। अगर मैं कहूं वेलोसिटी है 3 टाइम्स बढ़ गई, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखें क्या करा, अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं 20%, मैंने वेलोसिटी को सपोज किया था 100 और 100 को किसके बराबर लिया था? 1 के। अब अगर हम वेलोसिटी डिक्रीज कर रहे हैं 20%, तो वेलोसिटी रह जाएगी 80%, और परसेंटेज में कैलकुलेशन नहीं करते, 80% बराबर होगा 0.8 के। याद रखो 100% बराबर होगा 1 के, 80% बराबर होगा किसके? 0.8 के। कोई बता सकता है 20% किसके बराबर होगा? 0.2 के। इसका मतलब है वेलोसिटी हो गई 0.8। अब यहां पे रखें 0.8 और 0.8 का स्क्वायर कर दें। 0.8 का जब आप स्क्वायर करेंगे बताएं क्या हो? 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी हो गई 0.64। चले अब मैं आपसे रिवर्स पूछता हूं, जरा सुनिएगा इधर। अगर मैं आपसे कहूं काइनेटिक एनर्जी 1 है, इसका मतलब है 100% है। यही कहा था ना हमने, देखें 100 को 1 के बराबर लिया था। अगर मैं आपसे कहूं काइनेटिक एनर्जी है 0.8, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट है? 80%। आपको कहा था ना 0.8 बराबर है किसके? 80%। अगर मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी 0.2 है, तो कितने परसेंट है भाई? 20% है। अब पता है काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ रहा है 0.64, तो बताओ कितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी बच गई? 64%। बात समझ में? 64% काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई जब वेलोसिटी थी 0.8, मतलब 20% डिक्रीज हो गई थी, तो काइनेटिक एनर्जी 100% से डिक्रीज होके 64 रह गई। तो कोई बता सकता है कितनी डिक्रीज हुई? तो 100 में से 64 को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 36%। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई भाई? 36। देखें वेलोसिटी 1 थी, मतलब 100%, तो काइनेटिक एनर्जी भी 100%। जब वेलोसिटी में 20% डिक्रीज किया तो वो 0.8 रह गई, तो काइनेटिक एनर्जी रह गई 0.64। 0.64 का मतलब है 64% रह गई, तो डिक्रीज कितनी हुई? 100 में से माइनस कर देंगे 36, तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? 36%। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपकी समझ में आया होगा।
और आज के लेक्चर से आपने इस बात को कंक्लूड कर लिया होगा कि एमडी कैट की तैयारी करना आपके लिए ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पूरा पीएमसी का सिलेबस, इंशाल्लाह जो जो भी आपका पीएमसी का सिलेबस है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट लूंगा, और वन बाय वन सारी वीडियो में हम इंशाल्लाह एमडी कैट के जितना भी पीएमसी का सिलेबस है वो इंशाल्लाह फिजिक्स के हवाले से वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यहीं तक आज वीडियो रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।